Assalamu alaikum. So today we will discuss about. Previously we have discussed about the demand, law of demand, and law of supply, and now we are going to discuss that what causes movement in these curves or shift in these curves. ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा होगा मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई का. अच्छा, जो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है वो सप्लाई लिखा है, यानी क्या कहते हैं कि मैंने दोनों को एक ही साथ चलाया है. और डिमांड के बारे में जो बात करी इसी तरीके से सप्लाई के बारे में भी वही बात है. जहाँ मैंने इस तरह लिखा है इसका मतलब है कि दोनों के लिए वो सेम है. अच्छा देखिए, होता क्या है मूवमेंट और शिफ्ट में फ़र्क क्या है. मूवमेंट का मकसद ये होता है कि जो डिमांड कर्व है या जो सप्लाई कर्व है उसके ऊपर आप मूव कर रहे हैं, यानी एक पॉइंट से ए से बी पॉइंट पे, बी से सी पॉइंट पे, सी से डी पॉइंट पे, या वापसी ऊपर डी से सी, बी फिर सी से बी या बी से. अच्छा, शिफ्ट का मतलब होता है कि पूरा का पूरा कर्व जो है ना वो वैसे ही शेप का आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए या पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए. ठीक है, तो शिफ्टमेंट ये कहलाती है. अच्छा देखिए, अब ये दोनों की बजाय जो है वो अलग होती है. कि शिफ्ट जो है वो कुछ अलग वजहों की वजह से होता है और जो मूवमेंट है वो अलग वजह से, अलग कोई रीज़न. अब देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने, व्हेन प्राइस ऑफ रिस्पेक्टिव गुड इंक्रीज और डिक्रीज इज कॉज टू चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड. यही हमने पढ़ा है ना कि जब प्राइस चेंज होती है किसी भी गुड की, जिसका ग्राफ बना हुआ है, लेट्स सपोज एप्पल की क्वांटिटी और एप्पल के प्राइस के बारे में बात हो रही है और ग्राफ बना हुआ है डिमांड का. तो अब प्राइस अगर बढ़ेगी या प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी. जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड गिरेगी, और प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी. अच्छा, इसी को अगर हम सप्लाई के सिनेरियो में ले लें तो वहाँ क्या है कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस गिरेगी तो सप्लाई भी कम होगी. ऐसा ही होता है. तो ये सब क्या है, ये कहलाएगी आपकी मूवमेंट. ठीक है, मूवमेंट अलोंग द कर्व, मूवमेंट इन डिमांड और मूवमेंट इन सप्लाई कर्व. कि प्राइस बढ़ा, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, इट मीन्स आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले गए उसी कर्व के ऊपर रहते हुए. ठीक है. अच्छा, लेकिन अगर प्राइस के अलावा कोई और चीज़ आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को या क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि अभी हम सिर्फ डिमांड सप्लाई के कर्व की बात कर रहे हैं, बाकी की बात नहीं कर रहे, तो मैं इस पे रहूँगा. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई और चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है तो फिर क्या होगा, शिफ्ट आएगा डिमांड में. शिफ्ट का मकसद होता है कि प्राइस वही है आपके, यानी जैसे कि अगर आप पहले 10 रुपये के प्राइस में 40 किलो आप कर रहे थे क्वान्टिटी डिमांड, अब प्राइस आपके चेंज नहीं होंगे, बट हो सकता है कि किसी की दूसरे किसी भी फैक्टर की वजह से, उसके अफेक्ट होने की वजह से आपकी डिमांड पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आए. इसका मतलब हो सकता है कि आप 10 रुपये ही प्राइस हो और आपकी डिमांड अचानक 60 हो जाए. जब 60 होगी तो इसका मतलब है कि आपका डिमांड का शिफ्ट आगे की तरफ होगा, राइट पर. और हो सकता है कि वो कम हो जाए यानी 20 हो जाए तो वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा. ठीक है. इसी तरीके से सप्लाई के अंदर भी यही होगा. अच्छा, अब नीचे क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, व्हेन एनी अदर फैक्टर अफेक्ट द बाइंग डिसीजन एक्सेप्ट प्राइस ऑफ दैट गुड इट कॉज शिफ्ट इन डिमांड सप्लाई कर एनी कर्व शिफ्ट बिकॉज द एक्सोजिनस फैक्टर. अच्छा, ये जो फैक्टर्स है ना, यानी जो जो शिफ्ट लाने की वजह बनते हैं उनको हम कहते हैं एक्सोजिनस. अच्छा, फिर अब बात आती है कि एक्सोजिनस कौन से होते हैं और मूवमेंट जो लाते हैं वो कहलाते हैं एंडोजिनस. अच्छा देखिए, एक्सोजिनस का मकसद है एक्सो, एक्सो का मकसद है बाहर के फैक्टर. बाहर के फैक्टर मतलब जो कि मॉडल में डिटरमिन नहीं करे गए, यानी मॉडल में क्या करा गया है, एक प्राइस है, एक क्वांटिटी डिमांडेड है, ये मॉडल है हमारा. ठीक है, कि प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांड के साथ क्या हो रहा है, ये हमारा मॉडल है. ठीक है. इसके अलावा जैसे हम लिखते हैं ना हमेशा, ये कहते हैं कि एट सेट्रस वेरिएबल, इसका मतलब ये होता है कि अगर सारी बाकी चीज़ें कांस्टेंट रही तो प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी. तो ये जो एट सेट्रस वेरिएबल्स है ना, यही वो चीज़ें हैं कि अगर ये चेंज हो गई तो फिर कुछ और ऐसा अनसर्टेन कोई चीज़ आ सकता है. ठीक है. तो एक्सोजिनस फैक्टर वो होते हैं जो इन मॉडल के बाहर होते हैं, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे एक्सोजिनस कंसिडर किए जाएंगे. और इसको हम इस तरीके से भी मैं बताता हूँ कि देखें, जो ग्राफ आप बनाते हैं उस पर एक साइड पे प्राइस होता है, एक साइड पे क्वांटिटी डिमांडेड होती है. ठीक है. यानी ये दो चीज़ें, इसके अलावा वो चीज़ें जो इस ग्राफ पर कहीं नज़र नहीं आ रही, अगर वो चेंज हो गई तो उससे क्या होगा, फिर आपके ग्राफ पे इफेक्ट पड़ेगा और फिर आपका कर्व शिफ्ट होगा. और अगर प्राइस ही चेंज होता रहा तो फिर कोई शिफ्ट नहीं होगा अगर उसी गुड का प्राइस चेंज होता रहा. ठीक है. यानी अगर एप्पल की क्वांटिटी डिमांडेड का ग्राफ बना हुआ है, एप्पल की डिमांड का ग्राफ बना हुआ है, तो अगर उसी की प्राइस चेंज होती है तो फिर कोई मूवमेंट के अलावा शिफ्ट कहीं नहीं आएगा. ठीक है. मैंने बता दिया इसमें एंडोजिनस फैक्टर क्या होते हैं, एक्सोजिनस फैक्टर क्या होते हैं. सही है. और हेयर मूवमेंट ऑन द कर्व कॉज्ड बाय द प्राइस चेंज
इस वन ऑन द ग्राफ, ये बिल्कुल वही वाली बात है जो हम आपको मैं बता चुका। ठीक है, तो मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। अब मैं वो फैक्टर बताने जा रहा हूँ कि जिन वजहों से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वो फैक्टर हैं जो कि शिफ्ट करते हैं। तो देखिए जी, डिमांड के अंदर कौन से फैक्टर होते हैं जो शिफ्ट करते हैं? फैक्टर दैट शिफ्ट डिमांड करते हैं, क्या है ये? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अच्छा जनाब, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड्स के बारे में आपको बता दिया था पहले ही। वजह यही थी आपको बताने की, कहते हैं कि ताकि क्लियर हो जाए जब हम आगे बढ़ें तो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको एक दफ़ा और बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का मकसद ये होता है कि वो गुड्स जो कि किसी और की जगह यूज़ सकते हो, जैसे कि पेप्सी अगर ना मिले तो इंसान कोका कोला की तरफ जा सकता है, जैसे कि टी ना मिले तो इंसान कॉफ़ी की तरफ जा सकता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होते हैं जो एक के साथ दूसरे लाजमी जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अगर टी बनानी हो तो शुगर लाजमी है, जो डायबिटिक के पेशेंट ना हो एक अलग बात है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ऑटोमोबाइल ली हुई है तो टायर भी होनी चाहिए। सही है, तो फिर हम जब इसकी बात आएगी तो हम आगे देखेंगे। तो देखें अब क्या होता है जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ना, अब इनसे क्या होता है कि देखें जब इनकी प्राइस अगर चेंज होगी, सही है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब है या तो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों रिलेटेड गुड है ना। और उस एक गुड के लिए, जैसे लेट्स सपोज एप्पल, एप्पल है तो एप्पल के लिए सब्स्टिट्यूट क्या होगा कि अगर कोई और फूड उसको मतलब उसको लगता है यूटिलिटी सेम है, लेट्स सपोज बनाना। सही है, या टी और कॉफ़ी की बात करते हैं कि टी की डिमांड थी और हुआ ये कि टी के बजाय जो कॉफ़ी की प्राइस है ना वो अब कम हो गई। अब देखें जब कॉफ़ी, क्योंकि टी की हम बात कर रहे हैं, टी के डिमांड कर्व पे कॉफ़ी की प्राइस का क्या इफेक्ट आएगा? तो देखिए इफेक्ट ये आएगा कि कॉफ़ी की प्राइस जब कम हो जाएगी ना, तो क्योंकि सब्स्टिट्यूट है यानी दोनों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये नहीं होगा तो उसकी तरफ चले जाएंगे, अगर ये उनको महंगा लगेगा तो वो दूसरे की तरफ चले जाएंगे। तो जब वो देखेंगे कि कॉफ़ी के प्राइस सस्ते हो गए हैं और टी अभी महंगी है तो वो क्या करेंगे, स्विच कर जाएंगे कॉफ़ी की तरफ, जिसकी वजह से इस टी की डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, टी का डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा पीछे। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड गिर जाएगी। इसी तरीके से जब हम कॉम्प्लीमेंट गुड की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट गुड में क्या है, टी के साथ हम शुगर ले रहे हैं। अब देखिए जैसे ही अगर शुगर की प्राइस कम होगी, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखिए आप इसको इस तरीके से ले लें कि लेट सपोज हम ये कहते हैं कि टी और शुगर है, और असल में देखिए कॉम्प्लीमेंट गुड्स में ये होता है कि ना कोई एक साइड का इफेक्ट होता है। एक साइड का इफेक्ट का मतलब है वन साइडेड इफेक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखें ज़रूरी नहीं है कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट गुड है यानी टी और शुगर, तो ऐसा नहीं है कि अगर शुगर की प्राइस कम होगी तो टी पीना लोग ज़्यादा शुरू कर देंगे, टी की प्राइस कम होगी तो शुगर का। देखिए इसमें दो अफेक्ट इसमें जो है टी और शुगर है, इसमें हम देखें ना तो हम शायद ये कहते हुए झुंझलाएंगे कि अगर शुगर की प्राइस सस्ती हो गई तो चाय बहुत लोग पीने लग जाएंगे। मे बी ऐसा ना हो, क्योंकि देखें टी में सिर्फ शुगर ही नहीं डलती, साथ ही साथ पत्ती भी होती है उसमें, फिर पानी भी और फिर दूध भी, ये सब चीज़ें भी इसको अफेक्ट करती हैं। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि शुगर के प्राइस गिरने से टी के प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बट अगर हम इसको अपोजिट वे में लें कि अगर टी के प्राइस कम हो गए तो शुगर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फिर हम डेफिनेटली कह सकते हैं हाँ, फिर जो है वो शुगर की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही अगर हम सपोज करते हैं कि शुगर का डिमांड करते हैं तो फिर इससे क्या होगा, शुगर का डिमांड कर्व है प्राइस ऑफ शुगर और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ शुगर। हुआ क्या कि टी की प्राइस कम होगी, यानी जो चाय है वो अब सस्ती मिलने लगी मार्केट में। अब जब चाय सस्ती मिलने लगी तो क्या हुआ, लोग ज़्यादा डिमांड करने लग गए चाय को। तो जब जैसे ही लोगों ने ज़्यादा डिमांड करा चाय को तो क्या होगा, उनको ज़्यादा चाय बनानी पड़ेगी और ज़्यादा चाय के अंदर उनको शुगर ज़्यादा डालनी पड़ेगी, तो शुगर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसी तरीके से टायर और ऑटोमोबाइल ले लें, जैसे ही ऑटोमोबाइल लोग ज़्यादा खरीदना शुरू करें, लेट सपोज ऑटोमोबाइल के प्राइस सस्ते हुआ वो ज़्यादा खरीदना शुरू करें, तो टायर इंडस्ट्री जो है वो खुद ब खुद अपने अंदर जो है वो डिमांड का चेंज दिखेगी, और डिमांड का चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, ये इंसान समझ जाता है देख के। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ये बात हो गई है। अच्छा अब हम आते हैं इसके नीचे एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अच्छा देखिए नॉर्मल सी बात है, आपको पता चल रहा है कि कल जो है वो चीज़ों के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो अब आप क्या करें। अब लाजमी सी बात है, आप अगर वो समझ सकते हैं कि अगर वो चीज़ स्टोर हो सकती है, जैसे कि सबसे बेहतरीन एग्जांपल गोल्ड के ले लेते हैं। अगर गोल्ड जो है वो स्टोर हो सकता है और आज आपको पता चल रहा है कि भाई जैसे भी हालात चल रहे हैं करंटली कि यार गोल्ड महंगा होता जा रहा है, तो अगर आपके पास पैसे हों और अगर आप स्टोर कर सकते हो तो आप फ़ौरन क्या करेंगे, आप फ़ौरन गोल्ड को परचेज़ कर लेंगे। तो क्या होगा, गोल्ड की डिमांड के ऊपर अचानक डिमांड जो है उसकी बढ़ जाएगी अभी। क्यों? क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि अगर आगे प्राइस जो है वो महंगे होने वाले हैं तो वो क्या करेंगे, अभी गोल्ड
कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये उन्हीं चीज़ों पर अप्लाई होगा जो कि स्टोर हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा, कहते हैं कि धनिया पुदीना या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फ़ौरन पेरिशेबल आइटम हो, जो कि वेजिटेबल्स हो गई, जो कि नहीं रह पाती होंगी 1.5-2 साल तक के, तो अगर आपको पता चल रहा है तो आप जो है वो सारी भर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपको जो है वो काम आएंगी। तो इसी तरीके से इसको नेगेटिव ले लें कि अगर प्राइस जो है आगे जाके गिरने वाले होंगे तो आप कहेंगे भाई अभी मत लो, आगे लेना। ऐसा ही होता है कि हम लोग ये भी सोचते हैं अक्सर कि यार एसी ना गर्मी में मत लेना, कि जो है इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, तो आप जो है वो हम जो है इसको सर्दियों में लेंगे जब जो सस्ता मिल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आज डिमांड कम हो जाएगी ऐसे लोगों की वजह से। इसी तरीके से इनकम एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, क्योंकि हम मैंने आपको बताया पीछे का नॉर्मल गुड और गिफन गुड और ये सब का मैं बता चुका हूँ, तो मैं नॉर्मल गुड की कंडीशन यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल गुड मोस्टली नॉर्मल ज़्यादातर गुड्स नॉर्मल होते हैं, इन्फीरियर कुछ होते हैं, गिफन बहुत ही कुछ होते हैं, और वेबलिंग भी कुछ एक आधा में कहीं नज़र आ सकता है। ठीक है, तो इसमें मैं नॉर्मल गुड को कंसीडर करके यही कह रहा हूँ कि अगर गुड नॉर्मल होगा तो इनकम बढ़ने की वजह से क्या होगा, आप डिमांड ज़्यादा कर देंगे, और इनकम कम होने की वजह से आप डिमांड कम कर देंगे। अच्छा, आगे जाके आपकी फ्यूचर इनकम जो है वो बढ़ने वाली है। तो अब ये क्या केस है कि अगर आगे आके फ्यूचर इनकम बढ़ने वाली है, जब आगे आपकी जो है वो फ्यूचर इनकम इंक्रीज होने वाली होगी, तो यानी अगर आपको देखेंगे, अगर आपकी फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम इंक्रीज होने वाली होगी, आपको पहले से पता होगा कि हाँ यार अगले साल मुझे कुछ मिलने वाला है, या अगले साल मेरी तनख्वाह जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, तो आप अभी कोई डिसीजन लेने से पहले इतना नहीं सोचेंगे। कि अगर आपको ये पता ना होता कि आपकी आपकी अगर आपको पता होगा आपकी सैलरी वही रहेगी, तो आपका डिसीजन डिफरेंट होगा बनस्बत इसके कि अगर आपको पता चल जाए कि 2 महीने बाद मेरी इनकम चेंज हो जाएगी। या आप ये कह लें, कहते हैं कि जैसे कि आपने किसी को पैसे दिए हैं, आपको पता है कि वो पैसे आ जाएंगे 2 महीने बाद, और आज आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप फ़ौरन ले लेंगे कि हाँ अभी ले लो, किसी से उधार ले लो, 2 महीने बाद मेरे पास आ जाएंगे। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम अगर बढ़ रही होगी आपकी, जो आप नॉर्मल होती है उससे बढ़ रही होगी आपकी, या बीसी खुलती है ऐसे लोगों की नॉर्मली, तो क्या होता है कि आप फ़ौरन अभी डिसीजन लेते हैं कि हाँ अभी ले लो, मेरी खुलने वाली है बीसी, मैं फिर दे दूँगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको पता हो कि आगे जाके जो है आपकी जॉब जाने वाली है सर, तो फिर क्या होगा, तो फिर आप अभी चीज़ें सोचते हुए कहेंगे कि नहीं यार रुक जाओ, अभी मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है, कहते हैं कि आगे मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, अभी सेव कर लो। ठीक है, तो आप अपनी डिमांड को कम कर देंगे। इसी तरीके से पॉपुलेशन, लाजमी सी बात है, क्लियर इफेक्ट है। पॉपुलेशन जब भी बढ़ेगी तो लाजमी अगर ज़्यादा खाने वाले बंदे आ जाएंगे, जब ज़्यादा खाने वाले बंदे आ जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा खाने वाले बंदों की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड का फ़र्क पड़ेगा, चाहे कोई भी चीज़ हो, फूड हो, होम अप्लायंस, तो सारी चीज़ें जो है वो आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको उल्टा भी देते हैं, पॉपुलेशन कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, क्योंकि खाने वाले कम हो जाएंगे। प्रेफरेंसेस, अच्छा प्रेफरेंसेस का मकसद क्या है, टेस्ट, आपकी प्रेफरेंस चेंज हो गई, बिल्कुल डिमांड जो है वो प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, कि प्रेफरेंस का मकसद ये होता है कि आप जैसे क्या कहते हैं कि भाई एक कपड़े हैं और वो स्वेटर है, जैसे ही गर्मी आई, क्या आप स्वेटर की डिमांड बढ़ती चली आई, मतलब एक नॉर्मल सी बात है ना, कि फैशन चला गया लेट्स सपोज चीज़ों का, तो खुद ब खुद क्या होगा, टेस्ट इंसान का बदलेगा। और टेस्ट क्या है, क्या कहते हैं, नहीं जी अब मैं इस तरह के कुर्ते नहीं पहनूंगा, अब मैं जो है वो ये पहनूंगा। जैसे कि अब हमारे पास आई थी प्रिंस कोड, तो अब हमारी प्रिंस कोड की ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ गई, और बाकी चीज़ें हमने कम कर दी, वेस्ट कोड लोगों ने कम पहनना शुरू कर दी, प्रिंस कोड जो है उनको समझ में आने लग गया। ये क्या हुआ, ये टेस्ट चेंज हो गया। अब जैसे टेस्ट चेंज होता है, अगर टेस्ट पॉजिटिवली उसकी तरफ चेंज होता है कि हाँ अब मुझे, जैसे अगर प्रिंस कोड का डिमांड कर हम डिस्कस कर रहे हैं और हम कहेंगे प्रिंस कोड की डिमांड बढ़ गई, उसकी तरफ टेस्ट लोगों का डाइवर्ट हो गया कि हाँ अब हम प्रिंस कोड पहनेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर लोगों का वेस्ट कोड की तरफ डाइवर्ट हो गया तो प्रिंस कोड की डिमांड फिर नेगेटिवली शिफ्ट जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं कि इसके अंदर हो सकती हैं, जो कि डिपेंड करती होंगी वेदर के ऊपर, इंफॉर्मेशन, फैशन के ऊपर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है वो क्या है, आपकी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं आपके डिमांड को। ठीक है, तो जो मूवमेंट है ना कर्व के ऊपर, वो कहलाएगी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और जैसे ही अगर आपकी इन जो मेरे सामने आपके भी आ रहे हैं, अगर ये चेंज हो जाएंगे तो इनकी वजह से जो चेंज आएगा वो कहलाएगा चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में फ़र्क क्या रखिए कि शिफ्ट अगर हो जाएगी तो वही प्राइसेस रहेंगे, बट पूरी की पूरी डिमांड आगे पीछे हो सकती है उन प्राइसेस के ऊपर। तो ये शिफ्ट जो है वो चेंज इन डिमांड कहलाता है। और अगर प्राइस की वजह से आगे पीछे मूवमेंट हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं तीसरे पे, कौन है वो फैक्टर दैट
शिफ्ट द सप्लाई कर्व। अच्छा देखें, अब सप्लाई कर्व की बात आ रही। सप्लाई कर्व आपको पता है पॉजिटिवली स्लोपिंग होता है, लेकिन सप्लाई कर्व के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से चेंज आता है, और उन चेंज की वजह से क्या होता है, उन चेंज को फिर जो है वो उन चेंज की वजह से आपकी सप्लाई जो है वो अफेक्ट होती है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिमांड की होती है। लेकिन ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिस्कस करना ज़रूरी है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा देखिए, जब भी सप्लाई कोई करता है, कोई प्रोडक्शन कर रहा होता है, कोई आउटपुट बनाता है, तो उसमें वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाता है, जो कि क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनकैपिटल। सही है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ गए, यानी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही। भाई अब मैं कपड़े बना रहा था, अब मैं पहले बेच रहा 10 के बनते थे 12 में बेच रहा था। अब क्या हुआ कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई, लेबर अब महंगा हो गया, जो सामान लगता था उसके अंदर इनपुट रॉ मटेरियल वो सब महंगा हो गया। अब मुझे खुद पड़ रहा है वो 12 रुपये का। तो अब क्या मैं 12 रुपये के ऊपर उतना ही विलिंग हूँगा उतनी क्वांटिटी बेचने का जो कि मैं पहले बेचता था जब मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाता था। तो अब मैं नहीं हूँगा, तो लाजमी सी बात है अब क्या होगा, मैं सप्लाई अपनी कम कर दूँगा, तो प्राइसेस वही रहेंगे। सही है, 12 रुपये की प्राइस पे, लेकिन अब डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली पीछे चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस के कम होने की वजह से ही होगा, ये मेरी इस वजह से होगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, इसका ही आप अपोजिट इफेक्ट ले लेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट गिर गई, तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, आप कहेंगे भाई इस प्राइस के अंदर भी मैं ज़्यादा सेल कर सकता हूँ क्योंकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड प्रोड्यूस, ये भी वही बात हो गई, फिर से रिलेटेड गुड वाली बात आ गई कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस के साथ अगर देखें, देखिए यहाँ भी वही बात है, कॉम्प्लीमेंट टू सब्सिट्यूट गुड्स। अच्छा देखिए, होगा क्या है कि कहते हैं कि लेट सपोज अगर प्राइस बढ़ गई सब्सिट्यूट गुड की, यानी अगर जैसे आप समझ लिया, कहते हैं कि टी और कॉफ़ी ये दोनों चीज़ें मिलती थी एक शॉप पे। ठीक है, अब हुआ क्या, कहते हैं कि जैसे ही टी की कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई, तो अब क्या होगा कि इंसान मतलब कॉफ़ी का जो है वो कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई और कॉफ़ी जो है वो लोग डिमांड भी करने लग गए उस प्राइस के ऊपर। तो फ़ौरन जो है जो जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, अपनी टी की सप्लाई से शिफ्ट कर जाएगा ज़्यादा, मतलब अपनी सप्लाई की जो अपने फैक्टर्स हैं वो लगाएगा कॉफ़ी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा, कहते हैं कॉफ़ी उसको ज़्यादा पैसे दे के जा रही है और कॉफ़ी जो है उसकी ज़्यादा पैसों में सेल हो रही है, उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, तो मुनाफा कमाने के लिए कॉफ़ी की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर लेगा। ये कब होगा? जब देखें सब्सिट्यूट गुड्स होंगे इसके पास, है ना, कि एक टी है और एक कॉफ़ी थी। अब जैसे उसको लगा कि उसके सब्सिट्यूट के प्राइस बढ़ गए, वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको शायद समझ आई होगा, कहते हैं कि इसका मतलब है कि सप्लाई इंक्रीज हो गई। ठीक है, कि जैसे ही वो देखता है, कहते हैं कि नहीं अब जो है वो दूसरी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, वो उसकी तरफ स्विच कर जाएगा और प्रोडक्शन इस तरीके से टी की जो है वो कम हो जाएगी, यानी सप्लाई जो है शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड टी की। और इसी तरीके से प्राइस क्योंकि बढ़ गए हैं आपके कॉफ़ी के, तो वहाँ उसकी जो है वो आपकी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा देखिए, इसी तरीके से अगर कॉम्प्लीमेंट गुड की बात करी जाए, जैसे कि शुगर और टी, अगर जैसे ही सप्लायर जो कि शुगर के हैं उनको पता चलता है कि टी की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, अब जैसे ही टी की प्राइस बढ़ गई है तो इससे अफेक्ट क्या आएगा, सप्लाई के ऊपर, आपकी शुगर के ऊपर, उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही टी की प्राइस बढ़ी होगी तो लाजमी सी बात है कि शुगर के ऊपर क्या आएगा, कि शुगर की, जैसे हमने पहले देखा था जब डिमांड की बात करी तो वहाँ क्या था कि जैसे ही डिमांड बढ़ी थी टी की, उसी तरीके से जो है फ़ौरन, मतलब अगर जैसे ही प्राइस बढ़े थे आपके टी की प्राइस, जैसे जो है क्या कहते हैं, अगर लेट सपोज जैसे हमने वहाँ पे कहा था कि टी की प्राइस अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा कि शुगर की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो लाजमी सी बात है, जैसे ही जब शुगर की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो सप्लाई को मीट करने के लिए क्या होगा कि जब डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई को मीट करने के लिए भी सप्लाई भी जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही वजह है यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस, कि अगर जैसे ही टी की प्राइस जो है वो उनको नज़र आएगी, क्या कहते हैं कि भाई बढ़ गई है सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसी तरीके से क्या होगा, क्योंकि टी की प्रोडक्शन जो है वो, टी की प्राइस जब कम हुई डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो डिमांड बढ़ गई थी। ठीक है, जब हम उसको ग्राफ में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। तो इसी तरीके से अगर टी की प्राइस सप्लाई के हिसाब से देखी जाए और वहाँ पे सप्लाई के अंदर जो है टी की प्राइस बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो सप्लायर है उसको बेनिफिट होने लग जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा, कहते हैं कि अब उसको शुगर के भी जो है वो, क्योंकि शुगर उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ऑटोमेटिकली शुगर की प्राइस भी, वो शुगर की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और शुगर का कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड। इसी तरीके से जब हम एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस के ऊपर जाएँ, तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस में भी यहाँ पे ये, अगर उसको लग रहा हो कि आगे प्राइस बढ़ने वाली है तो वो अभी रोक देगा, जैसे कि शॉर्टेज और उसमें होता है कि अक्सर जब लोगों को पता होता है, सप्लायर्स को, प्रोड्यूसर को,
या उनको जो बेच रहे होते हैं चीज़ें कि भाई अभी आगे जो है वो इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, आगे शॉर्ट होने वाली है, तो अभी जो है वो उसकी सप्लाई रोक देते हैं और जब प्राइस बढ़ते हैं तो उस वक्त उसको निकालते हैं। इसको ही आप उल्टे वे में ले लें कि अगर उनको लग रहा हो कि आगे प्राइस जो है वो कम हो जाएंगी तो आज ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे। नंबर ऑफ़ सप्लायर्स, अच्छा नंबर ऑफ़ सप्लायर्स का मकसद ये है कि देखिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ सप्लायर्स बढ़ते जाएंगे ना एक ही गुड के फर्म के अंदर, तो उस तरीके से लाजमी सी बात है सप्लाई ऐड होती जाएगी। यानी जब पहले एक लिमिटेड है, यानी 2 लोग हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 रुपए के ऊपर, अब जैसे ही तीसरा बंदा आएगा लाजमी सी बात है क्वांटिटी सप्लाइड अगर हम इंडस्ट्री की देखें, एक एक मतलब एक पूरी इंडस्ट्री लेट्स सपोज वूल इंडस्ट्री है, तो उसमें 3 फर्म थी, अब 4-5 हो गई, नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांड भी वो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ने लग जाएगी, हर कोई जो है वो सप्लाई करना चाहेगा, तो इस तरीके से सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही फर्म अगर कोई लीव कर देगी इंडस्ट्री को तो इस तरीके से सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट होगा क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। अच्छा टेक्नोलॉजी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी ना तो उससे क्या होगा कि कम कॉस्ट के अंदर आपका काम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का मकसद ये होता है कि कॉस्ट कटे, और जैसे ही जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सप्लाई का आगे शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी उन्हीं गिवन प्राइसेस के ऊपर। स्टेट ऑफ नेचर, अच्छा देखिए स्टेट ऑफ नेचर का मकसद ये है कि जैसे कि आप कह लें क्या कहते हैं अर्थक्वेक्स आते हैं, और आप कह लें क्या कहते हैं हरिकेन्स, यानी इस टाइप की चीज़ें आ गई, कोई इन्वायरमेंट का मसला हो गया, वेदर बहुत चेंज हो गया, तो इससे क्या होगा कि इस स्टेट ऑफ नेचर के चेंज होने से पॉजिटिवली और नेगेटिवली सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि जो है वो कहते हैं कि वेदर अर्थक्वेक आ गया और इन चीज़ों की वजह से आप जो है आपकी जो है वो डिमांड, आपकी जो सप्लाई है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टेक्नोलॉजिकल वो बैकवर्ड की तरफ चली गई, कोई चीज़ें उनकी और लो पे चली गई, तो इससे क्या होगा सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर अच्छी जो स्टेट ऑफ नेचर आएगी सूटेबल होगी तो सप्लाई उनकी बढ़ जाएगी और सप्लाई कर्व आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर की अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर बैड वेदर होता है, बैड इन्वायरमेंट होगा तो क्या होगा, फसलें सही तबाह हो जाएंगी सारी, और इसी ऐसी सप्लाई कम हो जाएगी, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे करंट सिनेरियो में। और इसी का अपोजिट लेने अगर अच्छा वेदर होगा, बारिश हुई, हर चीज़ सही तरीके से मिली, फसलें अच्छी उगेंगी और सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ये लेक्चर था आपका, और ये इसलिए था क्या कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड का, ताकि आप ये देख लें और फिर जो है हम इससे आगे बढ़ेंगे इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा जिसके ऊपर आप इसको देखते हुए मेरे ख्याल में अगर आपको सॉल्व करने के काबिल होते हैं तो फिर जो है वो हम इससे आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।